हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसी चल रही है आपकी पेपर की तैयारी? आई होप आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बिकॉज आपके एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को अपन कंटिन्यू करने के लिए, ताकि आपके बहुत अच्छी परसेंटेज बने, उसके लिए अपन लेके आए हैं आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उसी सीरीज में हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट कौन सा फिक्स क्वेश्चन है जो आता ही आता है। ठीक है, तो ये वीडियोस तो आप मिस करके बिल्कुल मत जाना। ठीक है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड फिक्स क्वेश्चन है कि ये आते ही आते हैं। ठीक है, तो फिर देखो आज वैसे ही अपन देखते हैं कि केश नख दंत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है। केश नख दंत एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में फिक्स है, आएगा ही आएगा, चाहे तो वो केस से आए, चाहे दंत से आए या नख से आए। नख के बहुत कम चांस होते हैं, मेनली जो चांस होते हैं वो होते हैं, मोस्ट तो चांस होते हैं वो दंत के होते हैं, और फिर उसके बाद जो होते हैं वो केश के होते हैं। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे लिख रखा है 100% फिक्स क्वेश्चन, और वो भी 5 मार्क्स का, वो भी एनसीआईएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। न्यू टॉपिक जो ऐड हुआ है वो अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए। तो देखो सबसे पहले अपन कोई भी चीज़ लिखते हैं, आयुर्वेद है तो उसमें भी अपन को मॉडर्न से रिलेट करना पड़ेगा, और अगर मॉडर्न है तो उसको भी अपन आयुर्वेद से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो दोनों में लिखेंगे तो एग्जामिनर अपन को फुल मार्क्स देने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो जैसे देखो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं उसका बेस। कोई भी चीज़ आप ऐसे तो लिखना शुरू नहीं कर दोगे डायरेक्ट कि दंत ये होता है ये होता है ये होता है, नहीं। सबसे पहले अपन एक बेस बनाएंगे, एक फॉर्मेट में लिखेंगे तो एग्जामिनर से इंप्रेस होता है। तो देखो सबसे पहले अपन को केश नख दंत इनके ये पता होना चाहिए कौन कौन सी मल हैं, ये किसके उपधातु हैं, किसकी ये धातु है। तो देखो जो अपना केश है वो किसकी उपधातु है? अपनी मज्जा। जो अपनी सप्त धातु होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उसमें जो मज्जा धातु की जो केश है वो किसकी है? मज्जा धातु की क्या है? उपधातु है। ठीक है, फिर जो दंत है वो किसकी है? अस्थि की उपधातु है। और जो अपना नख है वो किसका है? अस्थि का मल है। ध्यान रखना, जो दंत है वो अस्थि की उपधातु है, और जो नख है वो अपने अस्थि का मल है। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन देखते हैं जो अपने क्या है इसका पंच भौतिक स्वरूप, मतलब कि कौन कौन से पंच महाभूतों से मिलके बना है। तो देखो अपने पंच महाभूत होते हैं आकाश वायु अग्नि जल और अपनी पृथ्वी। ठीक है, उसमें जो अपना केश होता है वो किससे मिलके बना है? प्रधानतया जल महाभूत से मिलके बना है। तो ध्यान रखना, केश किससे मिलके बना है? जल महाभूत से मिलके बना है। ठीक है, फिर जो अपना दंत है, जो अपने टिथ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी महाभूत और वायु महाभूत प्रधान होते हैं। ठीक है, वैसे ही जो अपने नख होते हैं, नख मतलब कि अपने जो नेल्स होते हैं वो भी पृथ्वी और वायु। तो देखो केश में आ जाएगा अपना जल महाभूत, और दंत और नख में दोनों सेम पृथ्वी और वायु। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इनका गर्भ उत्पादक भाव क्या होता है। देखो जो केश नख दंत होते हैं ये तीनों ही कौन से भाव से बने हैं? पितृज भाव से, मतलब कि अपने पिता के भाव से। पितृज भाव मतलब कि दो भाव होते हैं, मातृज भाव और पितृज भाव। तो अगर सिर्फ गर्भ उत्पादक मतलब कि गर्भ की उत्पत्ति हो रही है वो केवल माता से नहीं हो सकती। गर्भ को उत्पादन होने के लिए शुक्र और आर्तव दोनों का संयोग होना जरूरी होता है। तो वो क्या हो गया? पितृज और मातृज। तो इसके लिए जो अपने केश नख दंत है वो किससे मिलके बने? अपने पितृज भाव से। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा बेस। अब आपको वो 5 नंबर में दे देगा कि दंत का वर्णन करो या फिर राइट अबाउट टूथ। तो आपको उसमें आयुर्वेद लिखनी है प्लस मॉडर्न, तो वही जो अपन ने बचपन से पढ़ी है। अपने टिथ क्या होते हैं, टिथ में अपने कैविटीज हो जाते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, अपना इनेमल होता है, डेंटाइल होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो अपन वो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे अपने दंत के बारे में। ठीक है, तो देखो दंत, आयुर्वेद ने दांतों को क्या माना है? आयुर्वेद जो अपना उसने दांतों को अपने क्या माना है? अस्थि माना है। ठीक है, आयुर्वेद ने। और देखो जो अपनी अस्थि होती है, अपन अस्थि भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अस्थि और संधि दोनों का फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है हर साल। ठीक है, तो जो दंत है उसको कौन सी अस्थि माना है? रोचक अस्थि। ये आपके अस्थि में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकता है, और अगर दंत आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आयुर्वेद ने दांतों को अस्थि माना है, और कौन सी अस्थि? रोचक अस्थि। अपन अस्थियों के टाइप्स देखेंगे, उसमें से एक टाइप अपना रोचक अस्थि। ठीक है, तो दांतों को रोचक अस्थि माना गया है, इंपॉर्टेंट। अब देखो ये जो दंत है इसका वर्णन है ना चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में इतना नहीं है। इसका वर्णन सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा? काश्यप संहिता में और अष्टांग संग्रह के अंदर मिलेगा। ठीक है, और सुश्रुत ने किसको बोला है? दंत मूलगत जो व्याधियाँ होती हैं, जो अपना दंत मूल होता है उसके अंदर कौन कौन सी व्याधियाँ हो सकती हैं, मतलब कि डिजीज हो सकती हैं, उसका वर्णन सुश्रुत ने किया है। बाकी जो दंत है इसका वर्णन मिलता है काश्यप संहिता में और अष्टांग संग्रह में। ठीक है, तो ये अपना दंत का इंट्रोडक्शन।
अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना दंत कि आखिर दंत अपना होता क्या है। तो देखो इसने क्या बोला है, दशनास्तु रुच्यकानि। जो हम बता रहे हैं एकदम शॉर्ट में, अगर 5 मार्क्स में आपको दंत का क्वेश्चन आता है तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। तो दशनास्तु रुच्यकानि का मतलब क्या हो गया, दशन। दशन मतलब कि अपने दांत, मतलब कि अपने टिथ। और रोचक, रोचक मतलब कि अपनी अपनी रोचक अस्थि। ठीक है, तो इसको क्या बोला है, दशनास्तु रुचिकानि में जो तेजस्वी चमकने वाली अस्थि होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपनी दंत बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको सबको पता है मनुष्य में कितने दांत होते हैं, अपने 32 टीथ होते हैं। ठीक है, अब वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड है। अब ये 32 टीथ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, 8 तो कौन से हो गए अपने सकृत जात, और 24 हो गए अपने द्विज। सकृत जात मतलब कि जो अपनी लाइफ टाइम में एक बार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और द्विज मतलब कि जो 2 बार आते हैं। ठीक है, एक अपने बचपन में और एक बार वो वापस से आते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट कि जो दांत उत्पन्न होने का काल, मतलब कि जो अपने टूथ आते हैं वो कौन से टाइम पे आते हैं। तो देखो जो दीर्घायु बच्चों में होते हैं ना, जो अपने दीर्घायु बच्चे होते हैं उनमें कौन से मास में, 8वें मास में आते हैं। और इसके बाद या तो वो 8वें महीने में आएंगे या फिर उसके बाद आएंगे। ठीक है, और जो अन्य बालक होते हैं, ये तो हो गए दीर्घायु बालक, और जो अन्य बालक मतलब कि बाकी के बच्चे हैं उसमें कौन से मास में आ जाते हैं, चौथे मास में, मतलब कि चौथे महीने में आ जाते हैं। ठीक है, फिर जो बहुत छोटी उम्र, जो बहुत छोटी उम्र में होते हैं उनमें क्या होती है, वेदना होती है। जो अपने दांत आते हैं तब क्या होती है, अपनी वेदना होती है, मतलब कि पीड़ा कष्ट होता है। तो ठीक है, उससे बालकों में धातु संपूर्ण बलवान नहीं होते। जो धातु होती हैं वो पूरी तरह से उस टाइम पे बलवान नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपको लिखना पड़ेगा। जो अपने दांत आते हैं उनका उत्पन्न होने का काल कौन कौन सा होता है, जो दीर्घायु बालक होते हैं उनमें 8वें महीने में या उससे ज़्यादा, अन्य बालक होते हैं उनमें चौथे महीने में, और जो बहुत छोटी उम्र के बालक होते हैं उनमें क्या होती है, वेदना होती है, जिससे धातु का संपूर्ण बलवान नहीं हो पाता। ठीक है, फिर अब दांत आ तो गए, अब उनके गिरने का काल क्या होता है, दांत कौन से महीने में गिरेंगे। तो देखो जो बालक के दूध के दांत होते हैं, मतलब कि जो बचपन में दांत आते हैं वो जिस मास में आते हैं उसी वर्ष में गिरते हैं, मतलब कि वो जिस महीने में आएंगे वो उसी वर्ष क्या होंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे कि 8 वर्ष से पहले दांत निकल आते हैं, मतलब कि 8 साल की उम्र से पहले जो दांत हैं वो सारे के सारे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 8वें मास मतलब 8 वर्ष से पहले दांत पूरे निकल आते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि योग्य शरीर के लक्षणों में दांत के लक्षण, मतलब कि जो योग्य शरीर होता है उसमें जो दांत होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखो जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, प्रमाण से बड़े होते हैं, पतले होते हैं, स्निग्ध होते हैं, शुक्ल वर्णीय होते हैं, घन होते हैं, और क्या होते हैं, अपने मजबूत होते हैं। ठीक है, जो योग्य शरीर में होते हैं। और जो दंत मूल होता है वो कैसा होता है, गूढ़, मतलब कि स्ट्रोंग होता है, गहरा होता है, और बाहर से न दिखाई दे, मतलब कि वो अपन को बाहर से नहीं दिखाई देता, वो उससे कवर रहता है। ठीक है, तो ये हो गए योग्य, मतलब कि एक हेल्दी पर्सन में उसके प्रमाण से बड़े दांत होंगे, पतले होंगे, स्निग्ध होंगे, शुक्ल वर्ण के होंगे और मजबूत होंगे। और उसके जो दंत मूल होगा वो कैसा होगा, गूढ़ होगा, गहरा होगा और बाहर से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि जो दंत विषयक अरिष्ट, मतलब कि जो अरिष्ट लक्षण होते हैं, मतलब कि अरिष्ट का मतलब तो आपको पता है कि जो मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं वो दंत के हिसाब से कैसे कैसे एक रोगी में देखे जाते हैं। तो देखो यदि रोगी के दांत मल से लिप्त हो, मतलब कि जो रोगी होता है उसके दांत है ना एकदम जो पीला पीला मल है उसके दांतों पे चढ़ा हुआ हो, अधिक श्वेत हो, मतलब बहुत ज़्यादा श्वेत हो, नॉर्मल से ज़्यादा वाइटिश हो, दांतों पर शर्करा जमी हो, मतलब कि जो उसके दांत होते हैं उस पर क्या जमी हो, शर्करा जमी हो। ठीक है, तो उसको अपन को क्या समझना चाहिए कि वो अरिष्ट लक्षण है। ठीक है, फिर दंतोद्वकालीन व्याधियाँ, मतलब कि जो दंत से वो होती है व्याधियाँ वो कौन कौन सी होती हैं। देखो बच्चों में दांतों का निकलना क्या होता है, सभी रोगों का कारण होता है। मतलब कि जब बच्चे होते हैं उनमें जब दांत आ रहे होते हैं तो उनको क्या होती है, बहुत सारी वेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है, तो उससे उनको क्या हो जाता है, उनका ज्वर आ जाता है, मतलब उनको फीवर आ जाता है, उनके अतिसार मतलब कि लूज मोशन हो जाते हैं, उनको सीरशूल होता है, मतलब उनको पेन होता रहता है, काश जुकाम बुखार ये सब चीज़ें उनको हो जाती हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आगे कि जो अपने दंतगत रोग हैं, मतलब कि अपने दांतों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो वो देखो अपने जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने 8 प्रकार की मानी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सुश्रुत ने 8 मानी है, और वो 8 कौन कौन सी। अगर दंत आया तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि दालन, दालन किससे उत्पन्न होती है, अपनी वात दोष से उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर ये क्या होगा, दांतों का फटना या तीव्र रुझा, मतलब कि दालन अगर आपको रोग हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, जो आपके दांत हैं वो एकदम कटे फटे हो जाएंगे। ठीक है, और उनमें बहुत पेन होगा। ठीक है, फिर कृमि दंत, कृमि दंत वही वात से उत्पन्न, दंत हर्ष वो भी वात से उत्पन्न। ध्यान रखना है कि दालन, कृमि दंत और दंत हर्ष तीनों वात दोष से उत्पन्न हो रहे हैं। दालन में दांत फट जाएंगे,
तेज त्रुजा होगी, कृमिदंत वही दांतों में कीड़े लग जाएंगे, ठीक है, स्त्रावी मतलब मुंह से स्त्राव होता रहेगा, और महारूजा मतलब कि भयंकर पीड़ा होगी, ठीक है। फिर दंत हर्ष मतलब कि दांतों में खट्टा होना, अपन बोलते हैं ना कि आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, तो वैसे क्या बोलते हैं अपन, दंत हर्ष, ठीक है। शीत तथा उष्ण अस्पर्शता मतलब कि शीत और उष्ण से अपन को क्या होगी, अस्पर्शता, अपन उसको सहन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है अपना भजनक। भजनक किससे होता है, कफ एंड वात से उत्पन्न, जो अपना कफ दोष है और वात दोष है उससे उत्पन्न होता है, ठीक है। और उसमें क्या हो जाता है, दंत भंग हो जाता है, तीव्र रुजा होती है, और जो अपना मुख होता है वो कैसा होता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपनी दंत शर्करा। दंत शर्करा कोई भी दोष से नहीं होती है, इसमें क्या हो जाता है, दांतों का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है, तो अपने दांतों का कॉम्प्लेक्शन होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। फिर कपालिका। कपालिका क्या होता है, जमी शर्करा के कारण, कपालिका अपनी जो दांतों पे शर्करा जम जाती है उसके कारण होता है, ठीक है। तो इसमें दंत वल्कल नष्ट, जो अपना दंत वल्कल है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। फिर शाव दंत। शाव से आपको पता चल रहा होगा अपने दांत कैसे कलर के हो जाते हैं, शाव कलर के, ठीक है। तो रक्त और पित्त के कारण होता है, और दांत हो जाते हैं शाव कलर के, ठीक है। फिर अपन देखते हैं हनु मोक्ष। हनु का आपको पता है किसको बोलते हैं अपन, अपना जो टीएमजे होता है उसको, और किसके कारण हो रहा है, वात से। तो हनुसंधि विसहनता मतलब जो अपने हनुसंधि होती है, अपना टीएमजे होता है, उसमें क्या हो जाएगी, उसमें पेन होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सुश्रुत ने माने ये 8 प्रकार के रोग हैं। जरूरी नहीं आपको 8 याद रहे, आपको जितने वहाँ पे याद आए आप उतने लिख के आ सकते हो, जरूरी नहीं आप 8 के 8 लिख के आओ, बट ये जरूर लिख देना सुश्रुत ने 8 माने हैं, ठीक है। और इतने जिसमें से जितने आपको याद हो जाए आप उतने लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखो चिकित्सा। अब ये अपने रोग हो गए, अब इन रोगों की चिकित्सा क्या है। अब देखो, न हिलने वाले दांत में वातनाशक द्रव्य मतलब कि जो हिलने वाले दांत नहीं है उनमें क्या कर सकते हो आप, आलेप कर सकते हो, गंडुश करवा सकते हो। गंडुश आपको कवल और गंडुश में पता होना चाहिए। कवल वो होता है जो अपन जिसको बोलते हैं कुल्ला करना, मतलब मुंह में औषध सिद्ध पानी, तेल, घृत कुछ भी अपन भर के उसको ऐसे ऐसे चलाते हैं जिससे अपना पेन कम हो जाता है। और गंडुश वो होता है जिसमें अपना मुंह हिलता नहीं है, पानी इतना भर लेना कि आपका मुंह चलाया नहीं जा सके, ठीक है। या फिर नश्य करवाना, या फिर विधि विधान पूर्वक आहार करवाना, ठीक है। तो ये इसकी चिकित्सा है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चिकित्सा, आप चाहो तो लिख सकते हो वरना रहने देना, ठीक है। फिर अपन देखो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखते हैं। अब आपको दंत आया, 5 मार्क्स में आप इतना लिखोगे, बट मॉडर्न में आप वही लिख सकते हो जो आपने बचपन से पढ़ा है कि टूथ क्या होता है, टूथ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी रूट होती है, डेंटाइन होती है, इनेमल होता है, ठीक है, कितने टीथ होते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, सिर्फ यही लिखना है जो बहुत कॉमन सी चीज़ है। इसमें आप 10 से 15 लाइन भी अगर मॉडर्न की लिखोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, और उसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। टिथ वही बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हो, 32 दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होते हैं, बच्चों में इतने होते हैं, बड़ों में इतने होते हैं, ठीक है, यही। अब देखो जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जो टिथ की जो वो होती है वो क्या बोला, टूथ डिके, जो अपनी व्याधियाँ पड़ी हैं उसको मॉडर्न में बोलेंगे अपन टूथ डिके और डेंटल कैरीज इज अ कॉमन डिजीज ऑफ टिथ। जो अपना टूथ डिके होता है और अब उसको अपन बोलते हैं डेंटल कैरीज, ये कॉमन डिजीज है किसकी, अपने टिथ की, ठीक है। ये अगर होती है टूथ सरफेस पे कोजिंग डिके एंड लॉस ऑफ टिथ, जिससे अपने दांत हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है कहाँ पे, जो अपने पैरानेजल साइनस होते हैं वहाँ पे, या फिर फेस पे, या फिर अपने नेक रीजन में, ठीक है। और इसका कारण क्या क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकती है, ये सब किसको इफेक्ट करते हैं, अपने टिथ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने अपना दंत कंप्लीट कर लिया। दंत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, दंत बहुत बार पूछा गया है और हर बार पूछा भी जाता है, दंत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नख थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी और पूछा भी नहीं जाता, बट केश और दंत के कंपेयर में नख कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन नख भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे, अपन पढ़ लेते हैं, देखो, क्योंकि एग्जामिनर तो अपना कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो नख, एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसमें नख, अपने जो नेल्स होते हैं, नख को अपन क्या बोलते हैं, अपने नेल्स, ठीक है। जो नेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थिर, मतलब कि हिलने डुलने वाले नहीं, एक जगह स्थिर होते हैं अपने नेल्स, ठीक है। वृत्त मतलब कि गोल गोल होते हैं, ताम्र मतलब कि रक्त वर्ण के होते हैं, और कुर्माकर मतलब कि उभार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने नेल्स एकदम चपटे हैं, उनके ऊपर थोड़ा उभार होना चाहिए, जैसे कि कछुए की पीठ होती है वैसे कि इस टाइप में, ठीक है। फिर ये तो हो गए अपने स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। जो अपना स्वस्थ व्यक्ति होगा उसके नख के लक्षण कैसे होंगे। फिर अपन देखते हैं नख विषयक अरिष्ट। जो अपना अरिष्ट होता है जिसके मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं वो नख से कैसे पता चलते हैं। देखो, यदि रोगी के नख मांस रक्त से शून्य है, मतलब कि जो रोगी का नख होते हैं वो रक्त से शून्य हो जाए, मतलब कि एकदम व्हाइटिश कलर के हो जाए, उसमें रक्त रहे ही ना, ठीक है। पके हुए जामुन के वर्ण के समान, मतलब जो पका हुआ जामुन होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, एकदम डार्क पर्पल वैसे कलर के हो जाए, तो क्या समझना चाहिए, उस व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु हो सकती है, ठीक है। ये हो गया अपने नख के विषयक अरिष्ट लक्षण। फिर अपन देखते हैं कि जो अपने नख होते हैं उनमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, अपने नेल्स में क्या क्या रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एक रोग का नाम है चिप। चिप अपन किसको बोलते हैं, जो पित्त और वात
पित्त और वात दोष के कारण होता है मांस में अधिष्ठित होकर पीड़ा, मतलब जो पित्त और वात है वो अपने जो नेल्स होते हैं उसमें अधिष्ठित हो जाते हैं और क्या क्या करते हैं, वेदना उत्पन्न करते हैं, जलन करते हैं और उनका शिखर क्या कर देते हैं, पाक कर देते हैं, जिनसे अपन को बहुत पीड़ा होती है। ठीक है, तो ये हो गया चिप रोग, जिसका किस में हो रहा है, अपने नख में हो रहा है। ठीक है, फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, उपनख भी बोलते हैं और इसको अपन शत्र रोग भी बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है अपना कूनख। कूनख क्या होता है, चोट लगने पर नख रुक्ष काला तथा कठिन हो जाता है। जब आपने देखा होगा बहुत बार, जब अपना नेल वगैरह किसी में आ जाता है, अपना नेल होता है किसी चीज में आ जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, अपने नेल उसमें खून जम गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, चोट लगने पर रुक्ष काला तथा कठिन हो जाता है, उसमें खून जम जाता है और वो कैसा हो जाता है, अपना काला काला हो जाता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कूनख। अब मॉडर्न में इन डिजीज को अपन क्या बोल सकते हैं, क्लबिंग। क्या होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। ठीक है, ओंक्योलाइसिस। ओंक्योलाइसिस क्या होता है, सोरेसिस या फिर फंगल डिजीज। ठीक है, फिर कोलियन काइमा, ये किसकी वजह से होती है, अपनी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेल। इसको भी आप मॉडर्न में मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट अपना देखेंगे इम्पोर्टेंट, जो कि अपना केश। देखो केश इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो देखो एक हेल्दी पर्सन होता है, उसमें केश कैसा होना चाहिए, केश देखो एक एक केश अलग नहीं, मतलब उसके एक एक बाल है ना अलग अलग दिखे, मृदु हो, स्निग्ध हो, मतलब कि बाल एकदम स्निग्ध होने चाहिए, मृदु होने चाहिए, और दृढ़ मूल, मतलब कि उनका जो मूल है वो कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, एकदम टूटने वाले बाल नहीं होने चाहिए। और बाल कैसे होने चाहिए, ऑब्वियसली काले बाल सबको पसंद होते हैं, तो बाल काले होने चाहिए। ठीक है, तो ये केश है, इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ पुरुष में बाल कैसे होने चाहिए, अलग अलग दिखने चाहिए, मृत्यु होने चाहिए, स्निग्ध होने चाहिए और एकदम मजबूत होने चाहिए और काले होने चाहिए। ठीक है, फिर अरिष्ट विषय कैसे होते हैं, तो देखो खींचने पर केश और नख, जो अपने केश होते हैं और जो रोम होते हैं वो अगर उखड़ जाएं, मतलब कि बाहर आ जाएं और अपन को वेदना भी नहीं हो, तो क्या समझना कि उस व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु हो सकती है। ठीक है, सॉरी, देखो खींचने पर केश और जो रोम नख अगर उखड़ जाएं तो आपको वेदना भी नहीं हो रही, तो आपको क्या समझना चाहिए कि इसकी मृत्यु नज़दीक है। ठीक है, फिर देखो इसको अपन मॉडर्न से रिलेट करते हैं, तो मॉडर्न में अपन, आप मॉडर्न में वही लिख सकते हो, हेयर क्या क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं, कौन सा जो वो होता है कि सेबेशियस ग्लैंड क्या क्या इसमें सिक्रीट हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। अब देखो हम इसको मॉडर्न से अपन क्या बोलेंगे कि हेयर हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में कंप्लेन हो। जो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट होता है वो किसकी कंप्लेन करता है, ड्राई स्किन की और थिनिंग ऑफ हेयर, मतलब कि उसकी स्किन कैसी है, ड्राई है और उसके बाल कैसे एकदम थिन है। ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है, इंक्रीज स्वेटिंग इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथायरॉइडिक पेशेंट, मतलब कि जो हाइपोथायरॉइडिक पेशेंट है थायराइड का, उसमें क्या होता है, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका हेयर लॉस होता है और उसके बाल गिरने लगते हैं। ठीक है, अब इसमें एबनॉर्मेलिटीज कौन कौन सी होती हैं हेयर की, देखो एक तो होता है अपना हेयर लॉस, अपने बहुत ज़्यादा बाल होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, अब वो जनरलाइज्ड भी हो सकते हैं और लोकलाइज्ड भी। अब जनरलाइज्ड कैसे होंगे, देखो या तो सीवियर इलनेस, आपको बहुत दिन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी से अपने बाल झड़ने लग जाते हैं, या फिर अपन कंटिन्यूस ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो कि अपने हेयर्स को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब लोकलाइज्ड कैसे होगा, देखो एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस, मतलब कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो गंजापन आ जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड हेयर लॉस। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हाइपर ट्राइकोसिस, मतलब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो अपने हेयर ग्रोथ है वो एक्सेसिव हो जाती है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा अपने हेयर्स आ जाते हैं। तो वो देखो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, अपने फेस पे आ सकते हैं, जो गर्ल्स में नहीं आने चाहिए, कि मतलब जो मेल के कैरेक्टर्स होते हैं वो फीमेल्स में आ जाते हैं, वहाँ पे हेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है उनके हाथों पे, पैरों पे, उनके फेस पे, वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस। ठीक है, फिर अपन आयुर्वेद में इसको क्या बोलेंगे, खालित्य। खालित्य किसकी वजह से होता है, वात और पित्त मिलकर क्या हो जाते हैं, रोम कूपों में जाकर जो अपने बाल होते हैं उनको गिरा देते हैं, फिर रक्त के साथ जो कफ होता है वो वहाँ पे जाकर जो रोम छिद्र होते हैं अपने हेयर फॉलाइकल्स उनको क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिनसे अपने और हेयर्स हैं वो उग नहीं पाते, उसको अपन बोलते हैं खालित्य। खालित्य मतलब कि अपने पूरे बाल गिर जाना, मतलब कि गंजापन। ठीक है, ये वात और पित्त मिलकर करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना होता है पालित्य। खालित्य मतलब कि खालीपन, पालित्य मतलब कि बाल, पालित्य मतलब कि जल्दी वाइट हो जाना। अब वाइट कैसे होंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे हो, शोक कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ रहा है, या फिर आपकी जो शरीर की ऊष्मा है उस वजह से अपना पित्त क्या हो जाता है, प्रकुपित हो जाता है, क्योंकि पित्त का काम ही क्या होता है, ऊष्मा। ठीक है, तो उससे अपने बाल क्या हो जाते हैं, ये पका देता है। पका देना मतलब कि पालित्य मतलब कि वाइटिश हो जाना। ठीक है, फिर अरुचिका। अरुचिका मतलब कि जो कफ, रक्त और
कफ रक्त तथा कृमि के कारण शरीर में क्या हो जाते हैं, अनेक मुख वाली अरुचिका, मतलब कि अपनी फुंसियाँ, जो अपनी फुंसियाँ होती हैं वो अपने सिर में छोटी छोटी फुंसियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उसी को अपन बोलते हैं अरुचिका, और वो होती है कफ और रक्त की वजह से। ठीक है, तो देखो ये हो गया अपना केश नख दंत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आप मिस मत करना क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा। इसमें से भी दंत और केश वेरी इंपॉर्टेंट है और नख भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ आप मॉडर्न टिथ की वही लिखोगे जो आपने अब तक बचपन से पढ़ी है, वही केश में इसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड सिक्रेट होते हैं, सीबम वगैरह, यही सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। वही नख में नेल्स होते हैं, यहाँ पे रूट्स होती हैं, यही आपको लिखना है। एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है जो आप सोचोगे कि मॉडर्न हमें कहीं और से रटनी है, नहीं, एग्जामिनर वो नहीं देखेगा। ये जो हमने आयुर्वेद का आपको बताया है ये ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केश नख दंत अपने आयुर्वेद में ही दिया हुआ है। ठीक है, और जो आप मॉडर्न है वो आप थोड़ी यहीं से आप लिख सकते हो जो आपने अभी तक सुनी है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स एंड पढ़ते रहिए। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके।